स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल में किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल में हम लोग देख रहे हैं। आज यूपी का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूपी का इतिहास पढ़ेंगे। और यूपी की इतिहास की अगर मैं बात करूं तो लगातार वो क्लास आप लोग को चल रही। आज मैं बात करूंगा यूपी का संतुलन कालीन इतिहास, अर्थात यूपी में जो इतिहास है संतुलन कालीन, उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करें। तो सभी लोग एक बार क्या करें, चैनल से जुड़ जाए। जितने लोग नए हैं चैनल से क्या करें, जुड़ जाएं, ताकि वो चीज़ हमको पढ़ाने में बहुत आसानी हो। तो आइए, आज का जो पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, यूपी का सल्तनत का इतिहास है, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक चला। यूपी का अगर मैं सल्तनत की मैं बात करूंगा तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला है। अगर मैं बात करूं एक इसका, ये किसके था, तो यह यहाँ से उसने दक्षिण भारत पर मुस्लिम आक्रमण, कहा जाता है कि 1226 में पहली बार जो हुआ था मुगल दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों का आक्रमण होता है 1226 में। अगर मैं यूपी में सल्तनत काल की मैं बात करूं, ये अधिकतर समय जो था ये यूपी का था। अधिकांश हिस्सा जो सल्तनत का था ये यूपी, मुसलमानों का अधिकांश हिस्सा में बात करूं जो सल्तनत रहा ये यूपी में रहा। जैसे आपको फिरोजाबाद का आप नाम सुने होंगे, तो फिरोजाबाद जो है ये किसका हिस्सा था? ये जौनपुर का हिस्सा था। इसमें यहाँ पे जो शासन करने वाला था ये मोहम्मद बिन तुगलक है, जौना खान इसकी उपाधि दी गई थी। ये अपने याद में क्या कहता, जो ये फिरोज शाह का ये जो मकबरा है, जो ये किला है, ये किसने बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका उपनाम जो था, उपाधि जो था, जौना खान की याद में ये बसाया गया था। ये जो सरकी साम्राज्य के थे, इस साम्राज्य से संबंधित रखता। कहा जाता है कि फिरोजाबाद शहर जो किसने बनाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोजाबाद शहर का क्या किया था? स्थापना किया था। ये देखिए, ये सब क्या है? ये सल्तनत कालीन इमारतें जो बनी है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। कहा जाता है कि आगरा जो था, आगरा का जो स्थापना की बात करता है, ये किसने कराया था? ये सिकंदर ने कराया। सिकंदर नहीं, बहलोल लोदी ने कराया था। कब कराया था? तो 1506 ईस्वी में क्या किया था? इसकी स्थापना कराया था लोधी वंश ने। सिकंदर लोधी ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और आगरा की स्थापना भी कराया था। ध्यान रखिए। अगर मैं बात करता हूँ आगरा की, तो आगरा जो था ये राजस्थान के राजपूतों शासकों पर इसामे को नियंत्रण रखने के लिए बनाया था। इसामे नहीं, ये उस पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा की राजधानी बनाई थी। किसने? राजपूतों ने। कहा के? राजस्थान के। कहा जाता है कि जो ये आगरा का किला है, राजस्थान के राजपूतों पर नियंत्रण रखने के नहीं, ये इसकी आगरा का निर्माण जो कराया था, ये आपको कौन कराया था? आगरा का निर्माण जो था ये शाहजहां ने करा था। शाहजहां ने आगरा का किला जो है, ताजमहल जो है, ये शाहजहां ने निर्माण कराया था अपने बेगम के याद में। ये चीजें याद करिएगा। कहा जाता है कि यूपी का जो सल्तनत कालीन रहा था उसमें आल्हा रुदल की कहानी भी देखने को मिलती है। अगर महोबा क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे तो उसी समय में आल्हा रुदल की आपको कहानी देखने को मिलता है। उसी समय के अगर एक देखे होंगे, एक राजा था बदायूं का स्थान था। एक राजा हुआ करता था बदायूं का। उस समय क्या हुआ था? तो उसमें सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश यहाँ का इख्तियार था। बदायूं का इख्तियार कौन था? तो इल्तुतमिश था बदायूं। इल्तुतमिश कौन था? तो ये ऐबक का लड़का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का कौन था? इल्तुतमिश। और उसे बदायूं का सूबेदार या इख्तियार नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि 1206 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर, आप नाम सुने हो, कड़ा मानिकपुर ये पड़ता है कौशाम्बी में। उस समय भी वहां से कुछ साक्ष्य मिले थे जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का भी क्या है, ये साक्ष्य मिले थे 1200 की ईस्वी में। तो ये भी क्या है, ये यूपी में सल्तनत कालीन इतिहास से संबंधित यहाँ से देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन यहीं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार हुआ करता था, अलाउद्दीन यहीं का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर कंटेंट बताया गया और ये यूपी के इतिहास से संबंधित है। ये मत देखिएगा कि ये भारत के इतिहास से संबंधित है। यूपी में जो भी सल्तनत काल की घटनाएं, जो भी इमारतें बनाई गई थी, उसकी चर्चा इस पेज पे आपको किया गया है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। पेन, पेपर, पेंसिल जो भी रखे हैं उसको एक बार पेन डाउन कर लीजिए, ताकि आपका एक कंटेंट और एक आपका नोट्स तैयार हो सके। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप लोग को बेहतर समझ में आ रही। आइए अगले टॉपिक में मैं चलता हूँ। अगला टॉपिक आप पे स्क्रीन पे दिख रहा है, चंदेल शासक। अगर मैं बात करूं चंदेल शासक की मैं बात करूं तो चंदेल शासक कौन थे? तो राजा धंग के, ये क्या थे? राजा धंग के संस्थापक माने जाते हैं। राजा धंग से संबंधित थे। ये प्रतिहारों की सत्ता का अंत किया। जो चंदेल वंश है, ये प्रतिहार वंश की क्या है, सत्ता का अंत करते हैं और अंत करके ये कन्नौज पे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। चंदेलों ने प्रतिहारों का अंत किया और कन्नौज पे क्या किया? अपना अधिकार कर लिया और संगम में अपने प्राण त्याग कर दिया। कहा जाता है कि ये लोग संगम में लास्ट में जाते क्या, अपना प्राण को त्याग
कर देते। वहीं मैं चंदेल शासन की में बात करता हूँ तो विद्याधर आते हैं, जो महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल करने के वाले एकमात्र भारतीय राजा थे। कौन? ये विद्याधर। ये चंदेल शासक जो हुए थे, चंदेल शासकों में एक शासक हुआ करते जिनका नाम था विद्याधर, जो महमूद गजनवी के आक्रमण का विफल करने वाले एकमात्र भारतीय राजा थे। कहा जाता है कि ये ऐसे लड़ाके थे जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किए और उसको क्या करें, उनको युद्ध को विफल करके भेज दिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ परमिन देव की, जब मैं बात करता हूँ परमिन देव की मैं बात करता हूँ, इनकी मैं बात करता हूँ, ये कहा जाता है कि अंतिम महाराजा की उपाधि धारण की, यानी अंतिम महाराजा के रूप में ये जाने जाते थे। और इनके जो सेनापति थे आल्हा रुदल, यानी आल्हा रुदल की आप कहानी सुने होंगे। ये कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड के महोबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और इन्हें महोबा को वीरों की धरती कहा जाता है। अगर आप बुंदेलखंड से होंगे तो आपको आल्हा रुदल की कहानियां मिलती होगी। तो वही आल्हा रुदल जो थे ये परमिन देव के सेनापति के रूप में कार्य करते थे, सेनापति के रूप में जाने जाते थे, जो महोबा से संबंधित थे और महोबा को वीरों की धरती कहा जाता है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। परमिन देव को किसने हराया था? परमिन देव को हराने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। परमिन देव की जो मूर्तियां हैं आप देखेंगे, महोबा में जाएंगे तो महोबा में जैन धर्म के मूर्तियों का वहाँ ज्यादा साक्ष्य मिला है। वहाँ पे जो प्रमुख स्थान है वो देखने को आपको वहाँ से मिलेगा। तो तमाम चीजें ये है। जैसे कहा जाता है कि जो युद्ध हुए थे, युद्ध का जो सीन है, जो चित्रण किया गया है, वो आप महोबा में जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है और ये चित्र आपके सामने दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। देखिए चित्र का युद्ध करते समय दोनों लोगों का दिखाया गया है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंटेंट बहुत बेहतरीन है और बेहतरीन के साथ साथ जब आप इसको देखेंगे, देखकर जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज क्या हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अगले टॉपिक में मैं बात करता हूँ कि जब दिल्ली सल्तनत की मैं बात करता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल की मैं बात करता हूँ, जितने भी मुस्लिम शासक आए तो ये मस्जिदों का निर्माण कराए। किसका निर्माण कराए? मस्जिदों का निर्माण कराए। और जिस मस्जिद का निर्माण कराते थे उनका नाम रख देते थे जामा मस्जिद। क्या नाम रख देते थे? जामा मस्जिद। जैसे आपका लखनऊ में जाएंगे तो जामा मस्जिद है, जौनपुर में जामा मस्जिद है, आगरा में जामा मस्जिद, अर्थात यूपी के हर कोने में आप जाएंगे तो एक जामा मस्जिद या एक अटाला मस्जिद आप नाम सुने होंगे, ये देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद आपको जौनपुर में भी जाएंगे तो देखने को मिलेगा। जौनपुर का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो हुसैन शाह सरकी ने बनवाया। हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर का जामा मस्जिद बनाया, जिसका शासकों का द्वार कहा जाता है। आगरा में जब आप जाते हैं, आगरा में भी आपको जामा मस्जिद देखने को मिलता है। जो यूपी की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वो कहाँ की है? आगरा में। किसके द्वारा बनाया गया? तो ये भी क्या, वहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया। जो फतेहपुर सीकरी में भी बनाया गया। कहा जाता है कि एक जामा मस्जिद आपका बदायूं में बनाया गया था। बदायूं में बनाया गया था। बदायूं में किसने जामा मस्जिद बनाया? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनाया था। क्यों बनाया था? इल्तुतमिश जो था बदायूं का सूबेदार था, इसीलिए वहां पे भी उसने जामा मस्जिद बनाया। एक जामा मस्जिद को बनवाने का काम संभल में किए थे। किसने किया था? तो बाबर ने भी संभल में एक जामा मस्जिद बनाया था। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्या, जौनपुर में आप जाएंगे तो लाल दरवाजा आपको देखने को, लाल दरवाजा मस्जिद देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो ये अभी आपका जौनपुर में है। जौनपुर में लाल दरवाजा मस्जिद है, वो आपको देखने को मिलता है। ये भी किसने, मतलब सरकी शासकों के द्वारा बनाया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जौनपुर में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार उत्तर प्रदेश में पूछा है कि लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ स्थित है। आप कहेंगे कि यूपी के जौनपुर में स्थित है। कौन? जौनपुर में स्थित है। ठीक है। दिल्ली में बात करें, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो सलाहुल्लाह बनाया था। किसने? सलाहुल्लाह जो थे ये क्या कर दिल्ली का जामा मस्जिद बनाए थे। अटाला मस्जिद कहाँ है? तो अटाला मस्जिद भी कहाँ है आपका? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अटाला, ध्यान रखिएगा, जौनपुर से जब बहुत प्रश्न पूछेंगे। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। यूपी का सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद आप कहेंगे आगरा में। फतेहपुर सीकरी में भी है। हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। तमाम ये चीजें क्या है आपको याद रखना होगा। बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो बाबरी मस्जिद कहाँ है? ये अयोध्या में। बाबरी मस्जिद कहाँ है? ये अयोध्या में है। और किसने बनवाया था? ये बाबर ने बनवाया था। बाबर ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया था, जहाँ पे विवाद को समाप्त करके भगवान रामचंद्र की जो है प्रतिमा लगाई गई है अयोध्या में। तो बाबरी मस्जिद भी पूछेगा तो बाबरी मस्जिद का संबंध किस जिले से? तो आप कहेंगे कि अयोध्या से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया कंटेंट है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। मैं तो उम्मीद कर ही रहा हूं, आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर जामा मस्जिद से कोई भी प्रश्न पूछेगा कि जामा मस्जिद का किन किन शहरों में निर्माण हुआ है, तो आप फटाक से कहेंगे कि जामा मस्जिद का निर्माण विभिन्न शहरों में हुआ है, जिसके शासक विभिन्न रहे हैं।
आगरा का जामा मस्जिद पूछेगा तब बता देंगे, जौनपुर का पूछेगा तब बता देंगे, बदायूं का पूछेगा तब बता देंगे, संभल का पूछेगा तब बता देंगे, लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ स्थित तब मतलब कुल मिलाकर आप इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको लिख लिए होंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करेंगे, उससे ज्वाइन होंगे, वहां पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आइए अगले मैं बात करता हूँ। अगला शासक आते हैं जयचंद की। अगर मैं बात करूं, जब मोहम्मद गोरी की का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है तो उस समय एक नाम आता है जयचंद। जयचंद का नाम आता है, कहा जाता है कि पृथ्वीराज द्वितीय का जो साथ जो है ये जयचंद नहीं दिए, इसीलिए मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके भारत पे विजित कर लिया। तो ये तमाम कहानी आपको इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। स्पेशली यहाँ यूपी का है तो यूपी के बारे में आपको पता है। जयचंद को अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने इन्हें हराकर इनको मार डाला। मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराकर क्या किया, मार दिया। ये अंतिम शासक थे और इनकी पुत्री, जयचंद की एक पुत्री होती थी संयोगिता। क्या है? संयोगिता का विवाह इन्हीं के मर्जी के खिलाफ पृथ्वीराज तृतीय से हुआ था। अब देखिए बात यहाँ से आती है, जयचंद ने अपनी पुत्री का विवाह जो है पृथ्वीराज तृतीय से नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी पुत्री जो थी, उनकी पुत्री थी, उनको अपने पिता के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज तृतीय से क्या कर लिए थे, विवाह कर लिया था। मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए जयचंद का कहना यह था कि जब पृथ्वीराज तृतीय जयचंद की पुत्री से शादी कर लेते हैं, भगाकर शादी कर लेते हैं, जिससे जयचंद्र क्या हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और गुस्से में होकर मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि आप आएंगे तो आप आक्रमण करिएगा, मैं आपका क्या करूंगा, सहयोग करूंगा और सहयोग करेंगे और पृथ्वीराज चौहान को मैं क्या करूंगा, हराऊंगा। इसीलिए आप देखेंगे 1194 में एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। किसका होता है? चंदावर का युद्ध होता है। कब होता है चंदावर का युद्ध? 1194 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है चंदावर का युद्ध किसके कहाँ हुआ। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, और ये जो सा इसको मोहम्मद गोरी ने हराकर इसको मार दिया। देखिए तमाम आपको चित्र यहाँ देखने को मिल रहा है, युद्ध का चित्र देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट में बेहतर मिला है। ये देखिए यहाँ चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, आपको इमेज में दिखाया गया है कि ये पृथ्वीराज तृतीय है और ये जयचंद की पुत्री आपस में विवाह करें, जिससे इनके पिता यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे दुखित होकर, नाराज होकर ये मोहम्मद गोरी को निमंत्रण भिजवाते हैं कि आप आइए दिल्ली पर युद्ध करिए। और चंदावर नामक स्थान पर युद्ध होता है 1194 में। चंदावर नामक होता है 1194 में। ये सारे चीज को आप याद रख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर पेंसिल जो भी है आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको लेखपाल में इससे बेहतर कंटेंट कोई नहीं दे सकता। और यहाँ से प्रश्न आएगा जयचंद से, तो आप प्रश्नों को अच्छे से काम कर सकते हैं और आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय है तो इसको लिख लीजिए। चलिए आइए अगले टॉपिक में मैं चलता हूँ। अगला टॉपिक आप पे चंदेल वंश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की अगर मैं बात करूँ, चंदेल वंश की आरंभिक राजधानी थी ये कालिंजर थी। क्या थी? कालिंजर थी। लेकिन मध्यकालीन में इसकी राजधानी कहाँ बन गई? खजुराहो बना दिया गया। चंदेल वंश की खजुराहो बना दिया जाए। कहा जाता है कि इसके संस्थापक, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। और जो ये क्या करते थे, इनका क्षेत्र, जो चंदेल वंशों का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र इनका क्या होता था? चंदेल वंशों का क्षेत्र हुआ करता था, जिसका प्राचीन समय में जेजाकंगमुक्ता इसका नाम था। जेजाकंगमुक्ता इसका क्या था? नाम था, बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो चंदेल वंशों का संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंशों का क्षेत्र कहाँ हुआ करता था? आप कहेंगे कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। इस वंश के प्रारंभिक शासक के रूप में गुज्जर प्रतिहार के सामंत, जो चंदेल वंश का जो शासक करने आया था, वो गुज्जर और प्रतिहार के जो सामंत थे, उन्होंने चंदेल वंश की क्या किए? स्थापना की। चंदेल वंश की उन्होंने क्या किए? स्थापना की। कहा जाता है कि चंदेल वंश जो है किसको हरा के आए थे? ये प्रतिहारों को हरा कर आए थे। जानकारी प्राप्त करने का स्रोत जो है हमको अबोध वर्ष से मिलता है, अमोघ वर्ष से मिलता है। रामानुजाचार्य का एक अभिलेख मिलता है, वहां से पता चलता है कि प्रतिहारों को हरा कर चंदेल वंश की स्थापना की जाती है। ये चीजें वहां से हमको साक्षी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यशोवर्मन प्रतिहार शासक थे और उन्होंने महोबा में अपने
अभिलेख को उत्तीर्ण कराया था। अपने महोबा में अपने अभिलेख को लिखवाने का काम किसने किया था? यशोवर्मन। यशोवर्मन जो थे ये प्रतिहार शासक थे जिन्होंने महोबा में अपना एक अभिलेख उत्तीर्ण कराया था। और कहा जाता है कि महोबा के अभिलेख जो है 931 ईसा पूर्व 931 ईस्वी में लिखवाया था। किसे लिखवाया था? ये प्रतिहार को हराने का साक्ष्य जो जानकारी प्राप्त है ये महोबा अभिलेख से 1931 में प्राप्त होता है, जो यशोवर्मन ने लिखवाया था, जो प्रतिहार वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। तो पहले प्रश्न ये पूछेगा कि चंदेल वंश का शासक कौन है, संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे नन्नुक। चंदेल वंश का क्षेत्र कहाँ पड़ता था? आप कहेंगे बुंदेलखंड में पड़ता था। और इस वंश के प्रारंभिक शासक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार को हराकर वहां के सामंत वहां के शासक बनते हैं। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महोबा के अभिलेख 931 ईस्वी में मिलती है। उसमें प्रतिहारों को हराया गया, वहां पे साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाएगी। एक एक करके आप लोग उसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले टॉपिक में मैं चलता हूँ। अगला टॉपिक है, अगला शासक आ जाते हैं गोविंद चंद्र आ जाते हैं। जयचंद के बाद में बात करूंगा, गोविंद चंद्र की मैं बात करूंगा। ये गोविंद चंद्र कौन थे? तो कहा जाता है गोविंद चंद्र सबसे प्रतापी गढ़वाल शासक थे। क्या? सबसे प्रतापी गढ़वाल शासक थे। गढ़वाल शासक इस समय की मैं बात करूं, वर्तमान में बात करूं, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन उस समय की जो बात था ये यूपी में पड़ता है। कहा जाता है गोविंद चंद्र जो थे ये बौद्ध धर्म अनुयायी थे, अर्थात बौद्ध धर्म को क्या करते थे? मानते थे। बौद्ध धर्म को क्या थे? ये मानते थे। और गोविंद चंद्र की जो पत्नी थी ये कुमार देवी थी। गोविंद चंद्र की जो पत्नी कौन थी? कुमार देवी थी। गोविंद चंद्र के मंत्री जो थे उनका नाम था लक्ष्मीधर, जो थे ये गोविंद चंद्र के क्या थे? मंत्री थे। गोविंद चंद्र के मंत्री। लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है कृतज्ञ कल्प रूप। कृतज्ञ कल्प रूप जो है ये लक्ष्मीधर के क्या थे? पुस्तक थे, ये इन्होंने लिखा था। और इसमें लिखा गया था गोविंद चंद्र की जो भी योजनाएं थी, जो भी कार्य प्रशासन का बात लिखा था, इस पुस्तक में लिखा गया था। अगली मैं बात करता हूँ, गोविंद चंद्र की कुछ उपाधियां दी गई थी। क्या क्या उपाधि है? इनको विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा जाता था। विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गोविंद चंद्र ने ताम्र अभिलेख वाराणसी में लिखवाया। तो गोविंद चंद्र का जो ताम्र अभिलेख है ये कहाँ मिलता है, कहाँ साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है वाराणसी में मिलता है, इनका देखने को मिलता है। तो तमाम चीजें ये क्या है आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है और बताया गया है, और आप लोग इसको नोट भी कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रतिहार की बात की स्थिति क्या रही है। जब प्रतिहार को चंदेल वंश हराते हैं तो उसकी स्थिति क्या है? अगर मैं उसकी मैं बात करूं तो कहा जाए कि प्रतिहार वंश जो थे ये चंदेल वंश इनको हरा गया है। और चंदेल वंशों का क्षेत्र जो है ये कहाँ था? तो बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ था? तो चंदेल वंश का बुंदेलखंड में एक क्षेत्र महोबा था, कालिंजर था, खजुराहो था, इसी को बुंदेलखंड बोलते हैं। जो महोबा था ये उस समय चंदेल वंशों का ये सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, और कालिंजर को सैन्य राजधानी बनाए थे, और खजुराहो उनकी आध्यात्मिक राजधानी थी। तो प्रश्न पूछता है कि चंदेल शासकों ने महोबा को किस रूप में जानते थे? तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। कालिंजर को किस रूप में जानते थे? जो बादाम है उसे सैन्य राजधानी बनाए थे। खजुराहो को क्या जानते थे? तो आध्यात्मिक राजधानी बनाए थे। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? खजुराहो पड़ता है आपका छतरपुर एमपी में। तो चंदेल वंश से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताया। वहीं जो गढ़वाल शासक की मैं बात करता हूँ, गढ़वाल शासक का जो क्षेत्र था ये उत्तराखंड से लेकर वाराणसी तक था। ये उत्तराखंड से लेकर कहाँ तक था दोस्तों? ये वाराणसी तक था, अभी मैं बताया। और गढ़वाल शासकों में सबसे फर्स्ट शासक हुए थे यशो विग्रह। यशो विग्रह जो थे ये गढ़वाल के फर्स्ट शासक यानी प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं गोविंद चंद्र आते हैं, उसके बाद जयचंद्र आते हैं, जो सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जयचंद। कहा जाता है कि जयचंद ने चंदावर का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1194 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी ने चंदावर को हराकर उसकी क्या की हत्या कर दी। और चंदावर का जब युद्ध होता है तो चंदावर जो स्थान है बेटा ये कहाँ पड़ता है आपका? ये वर्तमान में इटावा जिला में चंदावर का युद्ध होता है। कब? 1194 में। चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है जरूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऐसे कंटेंट आपको दिए जाते हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि उसको लिखें, उसका शॉर्ट स्क्रीन लें और अपने आप को याद करें। क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न जब पेपर में आता है तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि यार यूपी स्पेशल बहुत कठिन आया। कठिन कुछ नहीं आया, यूपी का इतिहास जब पढ़ेंगे तो इससे बेहतर कंटेंट कोई नहीं देगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्त मित्र यार सबको क्या करिए आप लोग बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।